हेलो स्टूडेंट्स, आज इकोनॉमिक्स में जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है आर्थिक पर्यावरण। इसके अंदर हम आर्थिक पर्यावरण का अर्थ तथा आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और इंग्लिश के अंदर आप जानते ही हैं आर्थिक पर्यावरण को क्या कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में है, तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, इसको हम बहुत ही पहले सामान्य शब्दों में समझेंगे। उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई आर्थिक पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। देखिए, मनुष्य जो है यानी कि जो हम लोग हैं वो अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी कि जिंदगी को जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाएं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाएं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। क्योंकि जीवन में हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, हम लोग समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम कहाँ करते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है हम लोग करते हैं हमारे आसपास के व्याप्त वातावरण के अंदर। मनुष्य जो भी आर्थिक गतिविधियां करता है वो अपने आसपास के व्याप्त वातावरण के अंदर करता है, जिसे हम अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, इकॉनमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इकॉनमी के नाम से जानते हैं। इस अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती हैं, परिस्थितियां होती हैं। इस इकॉनमी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, यानी कि हम कह सकते हैं सिचुएशंस होती हैं। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे प्रभाव होते हैं यानी कि इफ़ेक्ट्स होते हैं, और बहुत सारी क्या होती हैं, शक्तियां होती हैं यानी कि पावर्स होती हैं। शक्तियां यानी कि पावर्स होती हैं। तो इस इकॉनमी के अंदर बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, प्रभाव होते हैं, शक्तियां होती हैं, जो क्या करती हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और खुद भी क्या होती हैं, इनसे क्या होती है, हमारे आर्थिक क्रियाकलापों से यानी कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। यानी कि ये तीनों कलेक्टिवली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करते हैं और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से खुद भी क्या होते हैं, इफ़ेक्टेड होते हैं यानी कि प्रभावित होते हैं। इन तीनों को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, आर्थिक पर्यावरण यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। इन तीनों को ही हम किस नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। यानी कि सामान्य शब्दों में अपन ने समझ लिया कि एक तरीके से अगर हम बहुत ही सामान्य शब्दों में कहें कि आर्थिक पर्यावरण क्या है, तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाली वातावरण की परिस्थितियां, प्रभाव और शक्तियां जो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या हैं, विद्यमान हैं, उन्हें ही हम आर्थिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, आर्थिक पर्यावरण। यानी कि आर्थिक पर्यावरण का संबंध मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों से है। आर्थिक पर्यावरण मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और स्वयं भी मनुष्य की गतिविधियों से क्या होता है, प्रभावित होता है। अब देखो, इस आर्थिक पर्यावरण को हम एक डायग्राम के थ्रू और समझ सकते हैं। भाई मैंने आपको क्या कहा, आर्थिक पर्यावरण। आर्थिक पर्यावरण क्या है, अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी परिस्थितियां हैं, अर्थव्यवस्था में जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी प्रभाव हैं, जो भी
शक्तियां हैं, ये तीनों क्या करती हैं, सामूहिक रूप से किसको प्रभावित करती हैं, मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों को, आर्थिक क्रियाओं को। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्थिक पर्यावरण के नाम से जानते हैं। यानी कि वो परिस्थितियां, प्रभाव और शक्तियां जो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करें, उन्हें ही क्या कहा जाता है, आर्थिक पर्यावरण कहा जाता है। अब ये परिस्थितियां, प्रभाव और शक्तियां क्या क्या हैं, यानी कि लीगल सिचुएशंस यानी कि वैधानिक दशाएं, टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन यानी कि प्रौद्योगिकी दशाएं, इकोनॉमिक पॉलिसीज यानी कि आर्थिक नीतियां, सोशल एंड कल्चरल सिचुएशंस यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, पॉपुलेशन सिचुएशंस यानी कि जनसांख्यिकीय दशाएं, नेचुरल एंड फिजिकल सिचुएशंस यानी कि प्राकृतिक एवं भौतिक दशाएं, इंटरनेशनल सिचुएशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दशाएं, पॉलिटिकल सिचुएशंस यानी कि राजनीतिक दशाएं, ये सारी की सारी प्रभाव, शक्तियां और परिस्थितियां मिलकर किसका निर्माण करती हैं, ये निर्माण करती हैं आर्थिक पर्यावरण का। किसका निर्माण करती हैं, आर्थिक पर्यावरण का। और ये आर्थिक पर्यावरण किसको प्रभावित करता है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। तो यानी कि अगर अपन बहुत ही डीपली कंसेप्ट से समझने की कोशिश करें, आज जैसे मैं हूँ, आप हो, हम सब लोग अपने जीवन जीने के लिए कई तरह के आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। और हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, हमारे पास जो हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट है उससे काफ़ी क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में निहित वो शक्तियाँ, वो प्रभाव, वो परिस्थितियाँ जो हमारी आर्थिक गतिविधियों के ऊपर प्रभाव डालती हैं, उन परिस्थितियों को, उन प्रभावों को, उन शक्तियों को ही क्या कहा जाता है, आर्थिक पर्यावरण कहा जाता है। और आर्थिक पर्यावरण को और गहराई से अपन समझने की कोशिश करें, यानी कि इन परिस्थितियों को, प्रभावों को, शक्तियों को यदि हम और गहराई से समझने की कोशिश करें, तो देखिए इसके अंदर कौन कौन सी सिचुएशंस और कंडीशंस इंक्लूड हैं। एक तो लीगल कंडीशंस आ गई, है ना, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस आ गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आ गई, सोशल एंड कल्चरल पॉलिसीज़ आ गई या सिचुएशंस आ गई, पॉपुलेशन सिचुएशंस आ गई, नेचुरल एंड फिजिकल सिचुएशंस आ गई, इंटरनेशनल सिचुएशंस आ गई, पॉलिटिकल सिचुएशंस आ गई। ये सभी की सभी क्या करती हैं, हमारी आर्थिक गतिविधियों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। आर्थिक गतिविधियों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। देखिए आगे, तो अपन इसको समझते हैं। आर्थिक पर्यावरण का अभिप्राय अर्थव्यवस्था के चारों ओर व्याप्त उन निकटवर्ती परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में व्यक्ति या समुदाय के धनोपार्जन क्रियाकलापों यानी कि आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करती हैं अथवा उनसे प्रभावित होती हैं। यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में व्याप्त वो सभी परिस्थितियां, प्रभाव और शक्तियां जिनके माध्यम से हमारे आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, उसे ही हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कहते हैं। आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, परिवर्तनशील, यानी कि एक तरीके से अपन कहते हैं चेंजेबल। आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, चेंजेबल, यानी कि ये जो है स्टैटिक नहीं होता है ना, एवं गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक होता है। क्या होता है, जो
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है ये चेंजेबल होता है, डायनामिक होता है, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कभी भी स्थिर नहीं रहता। इसमें हमेशा क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। अब जैसे मैं पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करूं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं चेंज होती रहती हैं। यदि मैं टेक्नोलॉजिकल सिचुएशंस की बात करूं तो आज हम देखते हैं कि नए नए आविष्कार, इनोवेशंस जो हैं लगातार होते ही जा रहे हैं। कभी भी टेक्नोलॉजी जो है स्थिर नहीं रहती, टेक्नोलॉजी में हमेशा अपग्रेडेशन चलता ही रहता है। यदि मैं लीगल सिचुएशंस की बात करूं तो नए नए कानून जो हैं बनते ही रहते हैं। इसके अलावा आप अगर और गहराई से देखो तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता रहता है, चेंजेस होने के कारण हमारी जो इकॉनमी है उसके अंदर कभी कभी क्या होता है, बूम पीरियड आ जाता है, कभी रिसेशन का पीरियड आ जाता है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, हमेशा चेंजेबल होता है और डायनेमिक होता है। ये कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। दूसरी अगर और बात को अपन समझने की कोशिश करें तो आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व घटकों में परस्पर क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। एक भी एलिमेंट में यदि चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे एलिमेंट के ऊपर भी जाता है। जैसे कि सपोज करो अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज होगी तो लीगल कंडीशंस भी चेंज हो जाएंगी, है ना। यदि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने का जो इफेक्ट है वो सोशल और कल्चरल सिचुएशन के ऊपर भी पड़ेगा। तो ये आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। एक भी इन्वायरमेंट के एक भी फैक्टर के अंदर कुछ भी चेंज आता है तो उसका इफेक्ट आपको दूसरे फैक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसको पहचानिए। अब वहां पर लिखा हुआ आ गया आर्थिक पर्यावरण परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल चेंजेबल है, डायनामिक है। तो ये कथन क्या है, सत्य है। आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व घटकों में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। बिल्कुल, एक फैक्टर में कुछ भी चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे फैक्टर के ऊपर भी पड़ता है। तो ये कथन भी क्या है, सत्य है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो अपन लोगों ने बात करी कि आर्थिक पर्यावरण के विभिन्न तत्व और घटक क्या होते हैं, आपस में परस्पर संबंधित होते हैं। एक में अगर चेंज होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। वे अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तथा एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। यद्यपि मानवकृत घटकों पर कुछ नियंत्रण संभव है, यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में जो एलिमेंट्स ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, जो एलिमेंट ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है उनको तो कुछ हद तक अपन क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन बाह्य परिस्थितियों में पर परिवर्तन और नियंत्रण संभव नहीं हो पाता। यानी कि जो एक्सटर्नल सिचुएशंस होती हैं उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल सिचुएशंस को तो हम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल सिचुएशंस जो होती हैं वो हमारे बस में नहीं होती, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस स्लाइड के अंदर मेनली हम लोगों ने क्या समझा कि भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। हमारी इकॉनमी के अंदर कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ पावर्स हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन्हीं सिचुएशन को, इफेक्ट्स को, पावर को हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं।
इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चेंजेबल होता है, डायनामिक होता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। एक अगर फैक्टर में चेंज होगा तो उसका इफेक्ट अदर फैक्टर्स के ऊपर भी पड़ेगा। अब देखिए आगे, यदि हम समझें कि भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं, तो इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि जो डायग्राम अभी अपन ने समझा था कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किन किन एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उन सभी एलिमेंट्स की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे और ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यानी कि आर्थिक क्रियाओं को कैसे प्रभावित करते हैं, इस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो देखिए पहला फैक्टर क्या आ रहा है, प्राकृतिक संसाधन एवं दशाएं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंडीशंस। अब नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं, यानी कि हमारे देश, किसी भी देश के अंदर या हमारे देश में जो भूमि है, मिट्टी है, खनिज है, जल है, वनस्पति है, नदी नाले हैं, पहाड़ मैदान हैं, जलवायु है, भूमि की बनावट है, भौगोलिक एवं भौतिक परिस्थितियां हैं। यानी कि किस हमारी कंट्री के अंदर जो भी लैंड है, सॉइल है, मिनरल्स है, वाटर है, वेजिटेशन है, रिवर्स हैं, है ना, हिल्स हैं, है ना, तो ये सभी चीज़ें किस में काउंट की जाती हैं, प्राकृतिक संसाधनों के अंदर काउंट की जाती है, नेचुरल रिसोर्सेस के अंदर क्या की जाती हैं, काउंट की जाती हैं। और इनका किसी देश में होना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि इनका सर्वोत्तम दोहन, सर्वोत्तम दोहन से मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। सर्वोत्तम दोहन से मतलब क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होना आवश्यक है। यानी कि आज अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में नहीं आता, डेवलपिंग कंट्रीज की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं। यदि हम नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बेटर होंगी, और यदि हम इनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो डल हो जाएंगी। तो ये जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करने वाला पहला फैक्टर है। और कई देश तो ऐसे हैं जिनके पास ये नेचुरल रिसोर्सेस होते ही नहीं हैं, बहुत कम होते हैं, है ना। यानी कि बहुत कुछ डिपेंड करता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर नेचुरल रिसोर्सेस का इफ़ेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और वो उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है, वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्रीज़ बन जाती हैं। और जो नहीं कर पाते वो एक तरीके से किस तरह की कंट्रीज़ में आ जाते हैं, बैकवर्ड कंट्रीज़ की कैटेगरी के अंदर आके खड़े हो जाते हैं। हम बात करते हैं तीसरा, आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। किसकी बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। देश के आर्थिक पर्यावरण का निर्माण बहुत कुछ उस देश द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली पर निर्भर करता है। यानी कि जिस देश के अंदर हम लोग रहते हैं उस देश ने किस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है। यानी कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज को तो इंक्लूड किया ही गया है, साथ में इकोनॉमिक सिस्टम को भी इंक्लूड किया गया है। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वैसा ही होगा जैसा उस देश ने इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया होगा। और इकोनॉमिक सिस्टम जो हैं कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं।
एक तो होता है पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है समाजवादी आर्थिक प्रणाली यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है मिश्रित आर्थिक प्रणाली यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। अब वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री ने कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं अमेरिका की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, जापान की, जर्मनी की, तो इन कंट्रीज में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम पाया जाता है, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है। यह विश्व की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम प्रणाली है। इस प्रणाली के अंदर उत्पादन एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर क्या होता है, निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है। यानी कि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी मीन्स होते हैं वो सब किसके पास होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। इस पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के अंदर क्या है, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती, यानी कि सरकार का जो एक तरीके से हस्तक्षेप है वो नहीं होता। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी आदि देशों के अंदर इस प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन एवं वितरण के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व व नियंत्रण होता है, यानी कि एक तरीके से पूरा कंट्रोल किसके हाथों में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है, उस इकोनॉमिक सिस्टम को कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। समाजवादी आर्थिक प्रणाली, अब देखो ये कहाँ पाई जाती है, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये कौन सी कंट्री के अंदर पाई जाती है, सोवियत रूस में, चीन में, पूर्वी जर्मनी में, क्यूबा में, चेकोस्लोवाकिया में, रोमानिया आदि देशों के अंदर सोशलिस्ट इकोनॉमी पाई जाती है। और सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सरकार अथवा समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है। यानी कि जहां पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है उस इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। मिश्रित आर्थिक प्रणाली यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, उत्पादन एवं वितरण के क्षेत्र में सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है और यह हमारे भारत में पाई जाती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए हमारे भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली है, तो हमारा आंसर होगा मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि हमारे भारत के अंदर क्या है, प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का क्या है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो जिस अर्थव्यवस्था में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों की एंटिटी आपको देखने को मिलती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। जहां पर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में होता है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। जहां पर पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। अब वो डिपेंड करता है कि कंट्री ने इन तीनों में से कौन से इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया है, और जैसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है वैसा ही उसी के अकॉर्डिंग हमको हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। यानी कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। आज हम भारत में रहते हैं तो भारत में रहकर हम अपने जीविकोपार्जन के लिए सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं और हम चाहें तो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं। अब यदि मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका अलग देश है और रशिया अलग देश है। तो जैसा देश, जैसी अर्थव्यवस्था का सिस्टम, वैसा ही आर्थिक क्रियाकलाप हमको देखने को मिलता है। तो मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को उसके देश के द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणालियां भी क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। क्लास के बीच में आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करना चाहता हूं
कि मैंने कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर का एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम है। इस कोर्स के अंदर आपको जो भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी वो अनलिमिटेड वॉच टाइम के साथ स्पीड फैसिलिटी के साथ अवेलेबल होंगी। आपको इस कोर्स के अंदर पीडीएफ नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे जो कि प्रिंट फैसिलिटी के साथ आपको अवेलेबल होंगे। इस बैच के अंदर आपको डाउट सेशन क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और इस कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो होगी 1 ईयर। यानी कि एक बार अगर आप इस कोर्स को परचेज कर लेते हैं तो वो 1 ईयर तक आपके पास उसका एक्सेस रहेगा। और साथ ही साथ इस कोर्स की जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर आपको पूरे सिलेबस की टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो विथ वीडियो सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल कराई जाएगी। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से इस कोर्स को परचेस करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखो, अपन ने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के 2 फैक्टर पढ़ लिए। एक तो नेचुरल रिसोर्सेस, एग्जाम में ध्यान रखना थ्योरेटिकल क्वेश्चन जब आते हैं ना तो ये बिल्कुल साइकोलॉजी की तरह आते हैं। कैसे आते हैं? साइकोलॉजी की तरह। और हम सोचने लग जाते हैं यार इसका आंसर क्या दें, सारे ऑप्शन ही हमें तो सही लग रहे हैं। तो हम इनका सही आंसर तभी दे सकते हैं जब हमने चैप्टर को बहुत ही डीपली पढ़ा हो। अगर हम रीडिंग करके जाएंगे तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमको हर चीज़ को समझना है कि भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक तो नेचुरल रिसोर्सेज है। भाई नेचुरल रिसोर्सेज डेफिनेटली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि आज मैं अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर वाटर रिसोर्सेज की कमी है, इसलिए एग्रीकल्चर डेवलप नहीं है। और यही मैं पंजाब और हरियाणा की बात करूं तो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, फर्टाइल लैंड है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट होता है। यदि मैं आज इकोनॉमिक सिस्टम की बात करूं तो अमेरिका है, वहाँ पर पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट जो है इंटरफेरेंस नहीं करती। तो वहाँ पर क्या है, पूरा का पूरी जो उसकी पूरी इकॉनमी है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड है, यानी कि डिमांड सप्लाई फैक्टर से वहाँ पर काम होता है। तो वहाँ पर क्या है, प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला है। यदि मैं रशिया की बात करूं, चाइना की बात करूं तो वहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल है। यदि हम हमारे भारत की बात करें तो हमारे भारत के अंदर जो है मिक्स्ड इकॉनमी है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर भी है। और हम चाहें जिस सेक्टर के अंदर जाकर क्या कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री में हो सकता है, लेकिन मैं अदर कंट्रीज़ के अंदर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, अलग तरीके का है। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। लेकिन एक बात नोट करके देखिएगा आप, वर्तमान में समाजवादी एवं मिश्रित दोनों ही आर्थिक प्रणालियां पूंजीवाद की ओर अग्रसर हैं। पूंजीवाद की ओर क्या हैं, अग्रसर हैं। आज की तारीख में मिक्स्ड इकॉनमी और सोशलिस्ट इकॉनमी दोनों ही किस ओर जा रही हैं, कैपिटल इकॉनमी की तरफ जा रही हैं। आज भारत के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और जितना प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा आपकी इकॉनमी कौन सी इकॉनमी में कन्वर्ट हो जाएगी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि हमारे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कौन सी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही है। क्योंकि देखो इन सब में सबसे बेस्ट तो यही है। और इसका क्वेश्चन भी बन सकता है कि देखो सबसे ज़्यादा प्रचलित एवं प्राचीनतम प्रणाली है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रचलित एवं प्राचीनतम प्रणाली कौन सी है, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली, कैपिटलिस्ट इकॉनमी सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है। और ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं भी धीरे धीरे कौन सी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रही हैं। नेक्स्ट देखिए, मानवीय संसाधन एवं दशाएं, मानवीय संसाधन एवं दशाएं यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस
एंड देयर कंडीशंस, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड देयर कंडीशंस। जिन अर्थव्यवस्थाओं में स्वस्थ एवं बुद्धिमान मानव साधनों की पर्याप्तता है, वहां साधनों का विदोहन करने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। यानी कि देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और उनकी जो कंडीशन होती है, वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। आज अगर मैं ऐसे देश की बात करूं जहां पर ओल्ड एज पर्सन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जहां पर चिल्ड्रंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि जहां पर वर्किंग ह्यूमन बींग्स बहुत कम हैं, तो उस देश के अंदर जो है आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी, कम होंगी। और एक ऐसा देश जहां पर जो है वर्किंग ह्यूमन बीइंग बहुत ज़्यादा हैं और वो क्या है, स्वस्थ हैं और बुद्धिमान हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या होगी, आगे की ओर बढ़ेगी। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि आज अपन अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश के अंदर बहुत ज़्यादा क्या हैं, युवा हैं, यानी कि यंग पर्सन्स हैं। और यदि ये यंग पर्सन स्वस्थ और बुद्धिमान हैं तो भाई सीधी सीधी सी बात है, हमारा देश क्या करेगा, आगे की ओर बढ़ेगा। और यदि ये युवा स्वस्थ और बुद्धिमान ना हो तो हमारा भारत देश जो है पिछड़ जाएगा। तो किसी भी देश के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो भी वहाँ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। यानी कि डिपेंडेबल पॉपुलेशन जो है कम होनी चाहिए और वर्किंग पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। यदि डिपेंडेबल पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपका इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो नीचे की तरफ जाएगा, और वर्किंग ह्यूमन बीइंग ज़्यादा है तो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये भी बहुत सोचने वाली बात होती है। अभी देखिए बीच के अंदर चाइना ने क्या किया था, चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन उससे क्या हुआ, उसकी कंट्री के अंदर डिपेंडेबल पॉपुलेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो वापस उसने पॉपुलेशन कंट्रोल को क्या कर दिया, हटा दिया। क्योंकि भाई अर्थव्यवस्था में काम करने के लिए स्वस्थ और बुद्धिमान लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तभी देश क्या करता है, ग्रो करता है। अदरवाइज क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो जाती हैं, लो हो जाती हैं। तो मानवीय संसाधन एवं दशाएं ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का क्या है, पार्ट है। उसके बाद सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस। अब इसमें क्या आता है, जाति प्रथा, कास्ट सिस्टम, सामाजिक रीति रिवाज, यानी कि जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज, धार्मिक रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास शामिल हैं। भारत में सादा जीवन एवं उच्च विचार की सांस्कृतिक धारणा ने भौतिकवादी आर्थिक पर्यावरण में बाधा पहुंचाई है। अब देखो हमारे देश के अंदर क्या है, जाति प्रथा, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, सामाजिक मूल्य, धार्मिक रूढ़िवादिता, अंधविश्वास जो हैं चरम सीमा पर हैं। हमारे भारतीयों का मानना क्या है, सादा जीवन और उच्च विचार। जब देश के लोगों की मानसिकता इस तरीके की होती है तो वो उस देश के लोग क्या हैं, किसी भी तरीके का आर्थिक विकास करना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि जो हमारे पास है हमें उसी में अपना जीवन यापन जो है शांति प्रिय तरीके से करना चाहिए। और हमारे इसी विचार ने क्या किया है, भारत को आगे बढ़ने से रोका है। अगर मैं पाश्चात्य देशों की बात करूं, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करूं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों का डेवलपमेंट हमारे डेवलपमेंट से कहीं गुना क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है। भारत आज अगर मैं अमेरिका, जापान, इनसे भारत की तुलना करूं तो भारत इन देशों से 50 साल पीछे है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। तो उसके पीछे फैक्टर क्या है, उसके पीछे एक फैक्टर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। अगर हम लोग यही सोचकर जिएंगे कि सादा जीवन उच्च विचार, तो फिर हम लोग कभी भी ग्रोथ करने की नहीं सोचेंगे। ग्रोथ करने के लिए
अपने अंदर एक मेंटल रिवोल्यूशन लाना पड़ता है। जब नई नई सोच, नई नई ऊर्जावान तरीकों से गतिमान होती है तो देश का आर्थिक विकास होता है, अदरवाइज देश का आर्थिक विकास नहीं होता। तो सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट का भी क्या होता है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। जैसे कि आज सपोज करो एक घर का बेटा बाहर जाकर पैसे कमाना चाहता है ना, फॉरेन में जाकर, और उसके पापा उसको ये कहें कि नहीं नहीं बेटा, अपन को तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में जो है वो ठीक है, तू तो यहीं पे रहे आराम से और खा पी और मस्त रहे और फालतू की मत सोच। तो फिर क्या होगा कि भाई जो इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। यानी कि जो हमारे यहाँ पर जो संयुक्त परिवार प्रथा है, सामाजिक रीति रिवाज हैं, उसने उस लड़के को ग्रोथ करने से क्या करा, रोक दिया। तो आर्थिक क्रियाकलापों के ऊपर क्या होता है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं का प्रभाव भी पड़ता है। ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में शामिल है। राजनीतिक व्यवस्था एवं दशाएं, यदि हम राजनीतिक व्यवस्थाओं की बात करें, पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें, तो राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अवस्था में कानून एवं सुरक्षा में क्या आती है, मजबूती आती है। क्या आती है, मजबूती आती है। उससे आर्थिक पर्यावरण में क्या होता है, विकास होता है और देश क्या होता है, आगे बढ़ता है। अब जैसे कि मैं अभी बात करूं पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, श्रीलंका की, तो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण क्या है, वहां पर लॉ और सेफ्टी दोनों चीज़ों का ही ढांचा क्या है, बिगड़ा हुआ है। तो जिस देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पर लॉ मेंटेन नहीं हो पाता, वहाँ पर सेफ्टी नहीं होती, कोई भी उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। इसके जस्ट अपोजिट आज मैं ऐसी कंट्री की बात करूं, भारत की बात कर लो। आज की तारीख में भारत के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कानून है, सुरक्षा है, तो भारत के अंदर क्या हुआ है, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड करती है वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर। अगर देश का पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल है तो वहाँ पर लॉ और सेफ्टी मेंटेन होगी और वो कंट्री ग्रोथ करेगी। लेकिन जिस देश के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, वहाँ पर लॉ और सेफ्टी मेजर्स जो हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो देश जो है इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाता। तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसके अलावा वैधानिक दशाएं यानी कि लीगल कंडीशंस। देखो अभी अपन लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगल राज आर्थिक पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल विकास को अवरुद्ध कर देता है। भाई आज सपोज करो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो रोज क्या होगा, गवर्नमेंट चेंज होगी, नई गवर्नमेंट आकर नए रूल बनाएगी, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगल राज जो है अर्थव्यवस्था के अंदर कायम हो जाएगा। क्योंकि जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी वो क्या करेगी, लॉ के अंदर चेंजेस करेगी, उससे सेफ्टी मेजर्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और वो देश क्या होगा, इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर पाएगा। तो वैधानिक दशाएं, लीगल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, स्टेबल। और लीगल कंडीशन के अंदर स्टेबिलिटी कब रहती है, जब किस प्रकार की स्टेबिलिटी हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। क्या हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तभी जाकर क्या होता है कि लीगल कंडीशंस में स्टेबिलिटी आती है। यदि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो लीगल स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी और लीगल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जंगल राज जो है हमारे देश में कायम हो जाएगा। तो हमारे देश का आर्थिक विकास क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो लीगल कंडीशंस में स्टेबिलिटी हो, इसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना जरूरी है। और लीगल कंडीशंस जो होती हैं वो किसी भी व्यक्ति की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं, इफेक्टेड
करती ही करती हैं, क्योंकि कानून से हर आदमी डरता है। अगर आप कानून ऐसे बना दोगे कि जिसके अंदर आदमी व्यापार ही नहीं कर पाए तो आपकी आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होंगी ही होंगी। तो जरूरी होता है कि लीगल कंडीशंस अच्छी हों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, तभी जाकर कोई देश क्या कर सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकता है। अदरवाइज कोई भी देश इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार की दशाएं, यानी कि मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। आज हम जानते हैं कि मनी मार्केट जो है वो हमें कौन से फंड्स अवेलेबल कराता है, शॉर्ट टर्म फंड्स। कौन से फंड्स अवेलेबल कराता है, शॉर्ट टर्म फंड्स अवेलेबल कराता है। और कैपिटल मार्केट जो है हमें कौन से फंड्स अवेलेबल कराता है, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं हमें कैपिटल मार्केट अवेलेबल कराता है। तो जिस देश के अंदर ये दोनों मार्केट्स जो होते हैं अगर अच्छी तरीके से डेवलप्ड हों तो वो देश इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, और जहाँ पर दोनों मार्केट की सिचुएशंस खराब होती हैं वो देश इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकता, यानी कि उस देश के अंदर इकोनॉमिकली ग्रोथ नहीं हो सकती। यह अर्थव्यवस्था में अल्पकालीन, मध्यकालीन व दीर्घकालीन ऋणों की पूर्ति करते हैं। इनके समृद्ध होने पर आर्थिक पर्यावरण भी समृद्ध होता है, यानी कि अगर ये स्ट्रॉन्ग हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ये अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। तो ये सब क्या है, देखो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक नीतियां, ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक नीतियों में इकोनॉमिक पॉलिसीज में कौन कौन सी पॉलिसीज को इंक्लूड किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका आर्थिक पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक नीति यानी कि मॉनिटरी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी, ये क्या करती है, मनी को और क्रेडिट को कंट्रोल करती है। राजकोषीय नीति यानी कि फिस्कल पॉलिसी, ये गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये इंडस्ट्रीज को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को इफेक्ट करती है। एग्रीकल्चर पॉलिसी, ये एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है। जनसंख्या नीति यानी कि पॉपुलेशन पॉलिसी, ये कंट्री की पॉपुलेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है ना। व्यापार नीति, ये किसी भी कंट्री के ट्रेड को क्या करती है, इफेक्ट करती है। परिवहन नीति यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंड से रिलेटेड होती हैं। वेजेस पॉलिसी, ये हमारी इकॉनमी के अंदर मैक्सिमम वेजेस को डिसाइड करती है। इनकम पॉलिसी, ये टैक्सेशन के रिगार्डिंग बनाई जाती है। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, ये डिसाइड करती है कि आने वाले समय के अंदर कितना एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या होगा, जनरेट होगा। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ये हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं, और ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। भाई आज अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो आरबीआई डिसाइड करता है। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि भाई कितना क्रेडिट जो है मार्केट में अवेलेबल होगा और किस रेट पर होगा। इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ये डिसाइड करती है कि भाई कौन कौन से सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रीज लगाने से बेनिफिट होगा, है ना, और कौन से सेक्टर में इंडस्ट्रीज लगाने से बेनिफिट नहीं होगा। एग्रीकल्चर पॉलिसी जो है ये किसानों को प्रभावित करती है। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ये कहलाती हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़।
और इन इकोनॉमिक पॉलिसीज को किस में इंक्लूड किया गया है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये सारी की सारी पॉलिसीज जो हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करती हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से याद करके जाना कि निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां आर्थिक नीतियों में शामिल हैं। तो ये सारी की सारी नीतियां क्या कहलाती हैं, आर्थिक नीतियां कहलाती हैं, और ये हमारी आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? उसके अलावा देखो और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या शामिल है, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी दशाएं, टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल कंडीशंस। जो देश इनको जितना बढ़ावा देता है उस देश में आर्थिक पर्यावरण उतना ही सुदृढ़ बनता है। इससे कम लागत पर अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है तथा अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण किया जा सकता है। यानी कि जिस देश के अंदर टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल कंडीशंस क्या होती हैं, बेटर होती हैं, वहाँ पर मिनिमम कॉस्ट के ऊपर मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, और साथ ही साथ उस इकॉनमी का क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। और जिस कंट्री के अंदर ये बेटर नहीं होती वहाँ पर प्रोडक्शन जो है बेटर नहीं हो पाता, और वो इकॉनमी ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी में कन्वर्ट नहीं हो पाती। तो टेक्नोलॉजिकल एंड टेक्निकल इन्वायरमेंट जो है वो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके अलावा है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, यानी कि इंटरनेशनल कंडीशंस। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, युद्ध एवं घृणा के वातावरण से आर्थिक पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जबकि मधुर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति से आर्थिक पर्यावरण विकास के अनुकूल बनकर समृद्धि, समानता एवं न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। आप देखो आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है ना, और पूरी यूरोपियन कंट्रीज़ और नाटो वगैरह जो हैं सभी बुरी तरीके से प्रभावित हो रखे हैं। और एक तरीके से इंटरनल सिचुएशंस जो हैं, इंटरनेशनल जो कंडीशन है उनमें स्ट्रेस का माहौल पैदा हो गया है ना, उसके अंदर वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है, सभी कंट्रीज़ एक दूसरे से हेट करने लग गई हैं। तो आज आप देखो शेयर मार्केट कितना नीचे की तरफ गिरा हुआ है, शेयर मार्केट उठ ही नहीं पा रहा है। और यदि इन तीनों की जगह क्या हो, इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत अच्छे हों, सभी कंट्रीज़ एक दूसरे को सहयोग करें, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी ग्रोथ होगी, इक्वलिटी होगी, और एक तरीके से जो न्याय है वो सभी को मिल पाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी जो होती हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। तो हमेशा इंटरनेशनल कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए। यानी कि आज की तारीख में अगर देखें तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसका नुकसान हर देश को हो रहा है। हर देश का जो व्यापार है वो धीरे धीरे नीचे आता जा रहा है, बेरोजगारी फैलती जा रही है। और यही अंतर्राष्ट्रीय वातावरण यदि अच्छा हो जाए तो सभी को रोजगार के अवसर क्या हो जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिस्थितियां अच्छे होने से क्या होता है, आर्थिक पर्यावरण क्या होता है, मजबूत बनता है, और विकास के अच्छे अवसर जो हैं वो लोगों को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, अवेयरनेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो जो देश के लोगों में पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ती है, त्यों त्यों उद्योगों की स्थापना, उनके प्रदूषण से मुक्ति आदि मुद्दे महत्वपूर्ण बनते नजर आते हैं।
भाई पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता भी हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को इफ़ेक्ट करती हैं। आज सरकार ने पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर कई तरह के ऐसे लॉ लागू कर दिए हैं कि कई तरह की इंडस्ट्रीज़ को लगाना आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। तो लोगों में जैसे जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे ऐसे उद्योगों को हटाने की मांग उठती है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, और ऐसी आर्थिक गतिविधियों को अपनाने की मांग उठती हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। तो ये भी एक तरीके से हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करने वाला क्या है, एक फैक्टर है। तो देखिए ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, हालांकि बहुत इजी हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में ये पता होना चाहिए कि यार इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स में कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है और वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, इतना टफ चैप्टर ये नहीं है। फिर है इकोनॉमिक कंडीशंस। देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आर्थिक दशाएं और आर्थिक नीतियां जो हैं, ये आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, है ना, अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक दशा नहीं है। तो वो एक एलिमेंट दे देगा और 3 दशाएं दे देगा, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो आर्थिक दशाएं और आर्थिक नीतियां जो हैं, ये 2 पॉइंट आप अच्छी तरीके से एग्जाम में ध्यान से याद करके जाना कि आर्थिक नीतियों में कौन कौन सी नीतियां शामिल होती हैं और आर्थिक दशाओं में किस किस को शामिल किया गया है। ये 2 पॉइंट आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज कर सकते हैं और एग्जामिनर यहीं से ही क्वेश्चन बनाता है। आर्थिक दशाएं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को प्रभावित करने वाला एक फैक्टर है, और इस इकोनॉमिक कंडीशंस में इन सब को इंक्लूड किया जाता है। तो इकोनॉमिक कंडीशंस में किस किस को इंक्लूड किया जाता है, ये बात हमको याद होनी चाहिए। तो देखिए इसमें पहला क्या है, आर्थिक विकास का स्तर, स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपका देश आपका देश जो है डेवलपिंग मोड में कौन से स्टेज पर है ना। तो ये भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रभावित करता है। तो देश का जो आर्थिक विकास का जो स्तर है वो किस प्रकार का है, आप अंडर डेवलप्ड हो या अंडर डेवलपिंग हो, ये फैक्टर भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्या करता है, इफेक्टेड करता है। राष्ट्रीय आय का स्तर, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यदि आपके देश की नेशनल इनकम अच्छी है तो पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हाई होगा, और यदि नेशनल इनकम लो है तो पर कैपिटा इनकम भी लो होगी और साथ ही साथ आपका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी लो होगा। बैंकिंग सिस्टम, यदि आपकी कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है तो कैपिटल फॉर्मेशन फास्ट होगा, और यदि बैंकिंग सिस्टम अच्छा नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन स्लो होगा। टैक्स स्ट्रक्चर, यदि आपकी कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इजी है, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होगा, और यदि आपकी कंट्री का टैक्स स्ट्रक्चर जो है टिपिकल है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर है तो लोग बाग टैक्स देने से बचेंगे, जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा। आपकी कंट्री में इंश्योरेंस सिस्टम अच्छा है तो रिस्क लेने की पावर इंक्रीज होगी, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और यदि इंश्योरेंस सिस्टम पुअर है तो आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। कंडीशंस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यदि आपका फॉरेन ट्रेड बहुत अच्छा है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होगा, यदि आपका फॉरेन ट्रेड अच्छा नहीं है तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव होगा। अब इस नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को कवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन डेप्ट लेगी, फॉरेन डेप्ट और को चुकाने के लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट अगर इससे इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा और आपकी जो नेशनल इनकम है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आपकी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो अगर पॉजिटिव है
तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या होगी, इंक्रीज होगी। और यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉरेन डेप्ट बर्डन, अभी मैंने बता दिया, यदि बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव होता है तो फॉरेन डेप्ट बर्डन नेगेटिव होता है, यानी कि कम होता है। और यदि ये कम होता है तो फॉरेन डेप्ट बर्डन क्या होता है, बढ़ता है। तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट, आपके यहाँ पर ट्रेड साइकिल किस तरीके का है, यानी कि उसमें कितनी स्टेबिलिटी रहती है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर तेजी मंदी के दौर बार बार आते रहते हैं, तब तो भाई अपन कह सकते हैं कि आपके यहाँ पर जो है ट्रेड साइकिल जो है स्टेबल नहीं है। और ट्रेड साइकिल यदि फेवरेबल होता है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अदरवाइज नहीं होती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, आपके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर, ये सब फैसिलिटीज़ अगर अच्छी हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और यदि आपके यहाँ पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पुअर हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यदि आपके यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या जो है बेरोजगार है, गरीब है, और आपकी कंट्री के अंदर आर्थिक विषमता जैसी स्थितियाँ हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। और यदि ये अच्छी हैं तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो इन सबको किस में शामिल किया गया है, आर्थिक दशाओं में शामिल किया गया है। और ये भी हमारी आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, आर्थिक दशाएं जो हैं वो आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है। इसके अलावा अन्य फैक्टर्स क्या क्या हैं, अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति। भाई कई देश, हमारे देश के अंदर अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति पाई जाती है। 70% पॉपुलेशन रहती है रूरल एरियाज में और 30% पॉपुलेशन रहती है अर्बन एरियाज में। तो अब रूरल एरियाज के अंदर तो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, कम है, और यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है, ज़्यादा है। तो ये कहलाता है अर्थव्यवस्था की दोहरी प्रकृति। यदि आपके देश में ये बहुत ज़्यादा विद्यमान है तो आर्थिक विषमता पैदा होगी ही होगी, क्योंकि गांव के लोग तो गरीब रहेंगे और शहर के लोग क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। आर्थिक नियोजन, आपकी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किस प्रकार की है, यदि वो बेटर है तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी होंगी, यदि वो बेटर नहीं है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल फॉर्मेशन, आपके देश के लोगों के अंदर यदि सेविंग हैबिट्स है तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा, और यदि सेविंग हैबिट्स नहीं है तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं किस में शामिल किए जाते हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में शामिल किए जाते हैं। तो मैं तो आपको एक ही बात कहूँगा कि आपको इस चैप्टर के अंदर, बहुत इजी चैप्टर है, आपको एक तो क्या याद करना है, आपको बेसिकली याद करना है कि भाई इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और उन फैक्टर्स में भी दो फैक्टर्स को आपको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। एक तो आर्थिक नीतियाँ, इस वाले फैक्टर को आपको ढंग से याद करके जाना है। पहले तो आपको सारे के सारे फैक्टर्स याद करने हैं, फिर उन फैक्टर्स के अंदर आर्थिक नीतियों वाला जो फैक्टर है इसको अच्छी तरीके से याद करके जाना है। और जो ये आर्थिक दशाओं वाला फैक्टर है इसको अच्छी तरीके से याद करके जाना है कि कौन कौन सी आर्थिक दशाएं होती हैं, इनको अच्छी तरीके से याद करके जाना। जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो इन दो एलिमेंट्स में से हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।